तो आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस पूरी एक वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, साथ में हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो अगले 40 मिनट में ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले समझते हैं वर्क के बारे में। हम वर्क टर्म को डे टू डे लाइफ में यूज करते ही रहते हैं। जैसे अब तुम बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, यानी वर्क कर रहे हो, पर साइंस के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं है। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क तब भी होता है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है एंड उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमारा शिनचैन एक बॉक्स को धक्का मार रहा था, यानी वो बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा था एंड उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा था, यानी बॉक्स की पोजीशन चेंज हो रही थी। तो साइंस के अकॉर्डिंग शिनचैन वर्क कर रहा है, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम कोई काम नहीं कर रहे। एंड ये चीज याद रखना कि वर्क तब भी होता है जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है एंड उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, तभी वर्क होगा। अगर एक चीज भी नहीं हो रही यानी वर्क नहीं हो रहा। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। तो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, फोर्स को F से एंड डिस्प्लेसमेंट को S से। तो वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी F डॉट S। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। एंड अगर हम SI यूनिट की बात करें तो वर्क डन की SI यूनिट फोर्स की SI यूनिट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट हो जाएगा। एंड फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर होती है। तो वर्क डन की SI यूनिट न्यूटन इनटू मीटर हो जाएगी एंड इस न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। तो वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल। तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है एंड उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, यानी वर्क डन हो गया 1 जूल। तो हम 1 जूल वर्क डन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 जूल वो वर्क डन होता है जो 1 न्यूटन फोर्स करती है जिसकी वजह से 1 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। तो ये हो गया 1 जूल वर्क डन, जो 1 न्यूटन की फोर्स करती है जिसकी वजह से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है एंड ये इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। एंड एक होता है नेगेटिव वर्क डन, इसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों अपोजिट होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉल का। तुमने बॉल को ऊपर फेंका, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाई एंड वो बॉल ऊपर डिस्प्लेस होगी, यानी जो वर्क डन तुमने करा वो पॉजिटिव है। पर जो ग्रेविटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड जो ग्रेविटी है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, यानी यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो जो वर्क डन ग्रेविटी ने करा वो नेगेटिव है। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। जैसे ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है पर जो तुमने वर्क डन करा वो पॉजिटिव है। तो हमें ये पूछना है कि हमें किसका वर्क डन बताना है एंड उसके अकॉर्डिंग देखना है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। एंड एक तरह का वर्क डन और होता है जिसका नाम है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन यानी वर्क डन तो तुमने करा ही नहीं। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है एंड इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, यहाँ पर फोर्स तो लग रही है पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि फोर्स लगनी चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए तभी वर्क डन होता है। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी S 0 आ गया। तो जब ये 0 फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा। एंड 0 वर्क डन तब भी होता है जब फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हो। जैसे एक आदमी ने एक ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर रख रखा है एंड वो चल रहा है, तब वो आदमी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है एंड वो आगे की तरफ मूव हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये आदमी कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा। यार ये कितना काम कर रहा है पर भी साइंस के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं।
तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक 7 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है एंड उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट 8 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है एंड हमें बताना है वर्क डन। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन के अंदर फोर्स 7 न्यूटन दी हुई है एंड डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर दिया हुआ है, तो वर्क डन आ जाएगा 7 इंटू 8 जो कि होता है 56 एंड इसकी यूनिट होती है जूल। तो वर्क डन हो गया 56 जूल। एंड अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक पॉर्टर यानी कुल्ली जो हमारा सामान उठाता है, वो पॉर्टर 15 केजी के ऑब्जेक्ट को उठाता है एंड अपने सर पे रखता है। तो हमें बताना है कि वो कितना वर्क कर रहा है एंड उसका सर जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 15 केजी एंड उस ऑब्जेक्ट को 1.5 मीटर तक वो लेके गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.5 मीटर एंड हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन के लिए हमें फोर्स चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है एंड तुम्हें उसे उठाना है तो तुम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगाओगे? तुम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है उतनी फोर्स लगाओगे ताकि वो ऑब्जेक्ट उठ जाए। अगर कम फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट हिलेगा भी नहीं। तो मिनिमम हमें उस ऑब्जेक्ट के वेट की जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यही चीज़ कुल्ली के साथ होगी। कुल्ली को जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है उतनी फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को पुल करना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट उठेगा। तो फोर्स हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट का वेट एंड वेट होता है m इंटू जी। वहाँ पर m है मास एंड g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ है 15 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 15 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट है 1.5। तो इसे कैलकुलेट करने पे तुम्हें मिलेगा 225 जूल। जूल लगाना मत भूलना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सिंचन एंड उसका दोस्त मसाओ खड़े हैं एंड एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है। तो इन दोनों को इस बॉक्स को साइड में हटाना है, यानी इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करना है। तो सिंचन ने कहा उसके पास एनर्जी है, पर मसाओ ने कहा उसके पास एनर्जी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। अब ये दोनों कह क्या रहे हैं? सिंचन कह रहा है कि उसके पास एनर्जी है, यानी वो इस बॉक्स को धक्का मार के साइड में कर सकता है। अब धक्का मार के साइड में करेगा यानी फोर्स लगाएगा एंड बॉक्स डिस्प्लेस होगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है एंड वो डिस्प्लेस होता है तब हम उसे कहते हैं वर्क। तो सिंचन ये कहना चाहता है कि वो वर्क कर सकता है, पर मसाओ क्या कहता है कि उसके पास एनर्जी नहीं है, यानी वो इस बॉक्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी वो वर्क नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंचन के पास एनर्जी है यानी वो वर्क कर सकता है, पर मसाओ के पास एनर्जी नहीं है यानी वो वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम एनर्जी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी ऑब्जेक्ट की कितनी एबिलिटी है वर्क करने की, उसे हम एनर्जी कहेंगे। कोई ज्यादा वर्क कर सकता है तो उसकी ज्यादा एनर्जी है, कोई कम वर्क कर सकता है तो उसकी कम एनर्जी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जितना काम करेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। तो जैसे ये इस ऑब्जेक्ट को धक्का मारेगा, अब इसके पास एनर्जी है एंड जब ये धक्का मारेगा यानी वर्क करेगा, तो वर्क करने के बाद इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड इस बॉक्स को थोड़ी दूर ले जाने के बाद में इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जितनी इसके अंदर एनर्जी थी उतना इसने काम कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द मैन। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एनर्जी की एसआई यूनिट वर्क डन की एसआई यूनिट ही होगी। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन होती है जूल, एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल हो जाएगी। एंड अगर कोई तुमसे पूछे कि एक जूल एनर्जी क्या होती है तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड उन्होंने कहा 1 जूल ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी की जगह हम 1 जूल लिख सकते हैं। तो हमें मिला वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल, यानी 1 जूल वो एनर्जी होती है जो 1 जूल का वर्क डन कर सके। तो ये हो गया 1 जूल ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी भी कई तरह की होती है, जैसे केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमें इन टर्म्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे डिटेल में पढ़ना है। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आती है।
तो जैसे ये एक बॉल है जो कुछ स्पीड से चल रही है एंड ये स्पीड कांस्टेंट है, तो वो बॉल आगे आएगी एंड इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी एंड इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी दूर आगे ले जाएगी एंड बाद में रुक जाएगी। तो इस बॉल ने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि वर्क करा है। एंड क्योंकि इसने वर्क करा है तो इसके अंदर एनर्जी भी होगी। एंड अब तुम बताओ कि इस बॉल के अंदर एनर्जी क्यों थी? हाँ, क्योंकि ये बॉल चल रही थी। अगर ये बॉल चलती नहीं तो इसके अंदर एनर्जी नहीं होती। तो ये एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है एंड इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होगी जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अगर वो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी एंड अगर वो ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है एंड उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एंड उस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, यानी फॉर्मूले को बनाते हैं। तो हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट जितना काम करेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी, यानी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एंड यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की जगह हम काइनेटिक एनर्जी रख देते हैं। एंड वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा F इंटू S। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। एंड हमें पता है कि फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स हो जाएगी M इंटू A। एंड मोशन की एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या हम इसे उल्टा लिखते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड इस साइड 2a s से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a मिल गया। तो हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज मिल गई एंड इन वैल्यूज को हम पहली इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी k डॉट आई, k फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू S। तो हमें ऊपर से F की वैल्यू मिल रही है ma एंड S की वैल्यू मिल रही है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था फिर चलना शुरू हुआ, तो पहले उसकी वेलोसिटी कुछ थी नहीं, वो रुका हुआ था, तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी हाफ m वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो हमें मिल जाएगा हाफ m वी स्क्वायर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन मिल गई हाफ m वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन से अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें ऑब्जेक्ट का मास दिया है एंड वेलोसिटी दी है एंड हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर मास यानी कि m 20 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m वी स्क्वायर। तो मास है 20 kg, v है 10, तो ये हो जाएगा हाफ 20 इंटू 10 इंटू 10। तो 20 को 2 से डिवाइड करने पे मिलता है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 जूल। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब जैसे ये कार चल रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी एंड मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है u। अब क्योंकि ये कार चल रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो मान लेते हैं कि अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है एंड वो है हाफ m u स्क्वायर। तो कार चलती जा रही है एंड कार के ड्राइवर ने कार को एक्सेलरेट करा एंड कार की स्पीड को बढ़ा दिया, यानी अब कार की स्पीड चेंज होगी एंड अब मान लेते हैं कि कार की स्पीड होगी v। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर एंड ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो कार के इंजन ने वर्क डन करा है उस वर्क डन ने इस कार की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वही वर्क डन कार की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है, तो वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड हम किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
जो कि है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो अगर तुम्हें किसी चलती हुई चीज का वर्क डन निकालना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देना। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इफ मास ऑफ कार इज 500 kg। यानी कि एक चलती हुई कार की स्पीड को हमें बढ़ाना है एंड उसका मास दिया हुआ है 500 kg एंड हमें बताना है हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। u यानी कार की इनिशियल वेलोसिटी में दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड एंड कार की फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड यानी v एंड मास यानी कि m दिया हुआ है 500 kg एंड हमें निकालना है वर्क डन। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना भी काम करोगे वो सारा काम उस चीज की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जो कार का इंजन है वो जितना भी काम करेगा वो सारा काम इस कार की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो यहाँ से हम हाफ m को बाहर ले सकते हैं एंड अंदर बच जाएगा v² माइनस u²। तो अब क्वेश्चन के अंदर तुम्हें m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है। तो इसके अंदर तुम्हें सारी वैल्यूज रखनी है एंड आंसर निकालना है एंड आंसर निकाल के नीचे कमेंट कर देना ताकि जिसे नहीं आता है वह उसे देख के समझ सके। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारे अंदर ये काम करने का पोटेंशियल है, यानी ये काम तुम कर सकते हो पर अभी कर नहीं रहे, ठीक ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है एंड वो एनर्जी अभी वर्क नहीं कर रही पर वो एनर्जी वर्क कर सकती है, तब हम उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कील है, नेल एंड एक बॉक्स है। तो अगर हम इस बॉक्स को एक हाइट तक ले जाएं एंड बाद में इस नेल के ऊपर छोड़ दें तो क्या होगा, ये नेल सरफेस के अंदर चली जाएगी। यानी इस ऑब्जेक्ट ने नेल के ऊपर फोर्स लगाई एंड उस फोर्स की वजह से नेल डिस्प्लेस होगी, यानी इस ऑब्जेक्ट ने वर्क करा है। एंड अगर हम फिर से बॉक्स को ऊपर उठा दें तो अब इस बॉक्स के अंदर एनर्जी है क्योंकि ये वर्क कर सकता है। अगर हम इसे रिलीज करेंगे तो ये वर्क करेगा, यानी अब इसके अंदर एनर्जी है एंड इसके अंदर जो एनर्जी है वो वर्क कर सकती है पर अभी कर नहीं रही, यानी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। एंड अगर हम एक रबर बैंड को लें एंड उस रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करने के बाद रबर बैंड के अंदर एक एनर्जी आ जाएगी एंड उस एनर्जी को भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी ऐसी एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है जब हम उसकी पोजीशन, जैसे बॉक्स की पोजीशन को हमने चेंज करा था तब उसके अंदर एनर्जी आ गई थी। तो जब हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, यानी शेप, जैसा हमने रबर बैंड की शेप को चेंज करा था, तो ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक और टाइप होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसा हमें नाम से पता चल रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी की वजह से आ जाती है। जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है एंड इसे हम ऊपर उठा लेते हैं तो अब इसके अंदर एनर्जी आ गई, यानी ये वर्क कर सकता है। तो इसके अंदर जो भी एनर्जी है उसे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इस बॉक्स को फिर से नीचे रख देते हैं एंड अब हमें इस बॉक्स को ऊपर उठाना है। इस बॉक्स को ऊपर उठाने के लिए हम वर्क करेंगे। तो जितना हम वर्क करेंगे उतना ही वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी हम जितना काम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए करेंगे उतना ही काम ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद कर सकता है। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए W वर्क डन करा तो अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठ गया, तो ये ऑब्जेक्ट अब W वर्क डन कर सकता है। यानी जितनी फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई थी एंड जितना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना का उतना वर्क ये ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो ये वर्क कर सकता है, यानी इसके अंदर एनर्जी है एंड इस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी जो वर्क डन हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए करा वही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया। वर्क डन यानी ऑब्जेक्ट काम कर सकता है एंड जो ऑब्जेक्ट काम कर सकता है उसके अंदर एनर्जी होती है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एनर्जी है
एंड यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। जैसे ये बॉक्स नीचे पड़ा है एंड हमें इसे ऊपर उठाना है, तो हमें मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? हमें इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उतनी तो फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये ऑब्जेक्ट उठेगा। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट के वेट से कम फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट उठेगा नहीं। तो हमें इस ऑब्जेक्ट के वेट के जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। एंड वेट का फॉर्मूला होता है mg। m है ऑब्जेक्ट का मास एंड g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए mg फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये ऑब्जेक्ट उठेगा। एंड मान लेते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक डिस्प्लेस करना है, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पर फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h। तो हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए mgh वर्क डन करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम mgh एनर्जी लगा देंगे। तो जो एनर्जी हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए लगाई वही एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो इस फॉर्मूले का यूज करके तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 मीटर above the ground एंड g की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें गिवन है मास जो कि है 10 kg, हाइट जो कि है 6 मीटर एंड g की वैल्यू भी दी हुई है 9.8। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है mgh। तो इसके अंदर हम वैल्यूज रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 9.8, जिसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 588 जूल। ये जो यूनिट है जूल, इसे लगाना मत भूलना। एंड अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएं डायरेक्टली इस पाथ से एंड इसी ऑब्जेक्ट को कुछ इस पाथ से ऊपर ले जाएं, तो क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम ही पोटेंशियल एनर्जी है? तो इसका आंसर है यस, इन दोनों के अंदर सेम ही पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, वहां पर जो हाइट है वो है डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है पर डिस्टेंस अलग है, और हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक जितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एनर्जी को ना ही तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पर एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, यानी एनर्जी अपने फॉर्म चेंज करती रहती है। हमने दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ा है, एक पोटेंशियल एनर्जी एंड एक काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखते हैं कैसे एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, यानी वो कैसे पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है एंड इसे हम एक हाइट तक ले जाते हैं, तो अब ये एक हाइट पे आ गया एंड इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, यानी इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी है पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है। पर ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रेस्ट के अंदर है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो हाइट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड जब हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी हाइट कम होगी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। पर ये मोशन के अंदर है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई है वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। एंड जब ये थोड़ा और नीचे जाएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, एंड जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वहीं इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इस पॉइंट पे यानी यहाँ पर हाइट जीरो होगी। ये ऑब्जेक्ट अभी ग्राउंड से टकराया नहीं है पर टकराने वाला है, तो हाइट जीरो होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी, पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यानी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एंड बाद में ये ग्राउंड से टकराएगा एंड वो काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी।
तो ऐसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जाती रहती है एंड ना ही तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखते हुए ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी तो काइनेटिक एनर्जी कम थी एंड जब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यानी जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, यानी इनका सम बैलेंस रहता है। बैलेंस्ड यानी फिक्स्ड कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एंड हमने इस एग्जांपल के अंदर एक चीज़ और देखी कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी। यानी हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। तो ये मतलब है इस लाइन का। तो ये होगी बात एनर्जी की। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बॉक्सेस को पुश कर रहे हैं एंड इन दोनों बॉक्सेस का वेट भी इक्वल है एंड इन्हें इक्वल डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो ये बॉक्सेस को पुश कर रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं एंड ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट इक्वल है। तो उन्हें पुश करने के लिए उनके वेट के जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों इन बॉक्सेस के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले वाले ने इस बॉक्स को जल्दी पुश करा पर दूसरे वाले ने बॉक्स को धीरे धीरे पुश करा। तो यहाँ पे दोनों ने वर्क डन तो इक्वली करा है क्योंकि इन्होंने इक्वल फोर्स लगाई है एंड ऑब्जेक्ट्स इक्वली डिस्प्लेस हुए हैं। तो इन दोनों ने वर्क डन तो इक्वल करा है पर इन्होंने टाइम डिफरेंट लिया है। पहले वाले ने टाइम कम लिया है पर दूसरे वाले ने टाइम ज्यादा लिया है। तो जब हम वर्क डन को टाइम से रिलेट कर देते हैं तब वो पावर बन जाता है। तो यहाँ पर पहले वाले आदमी ने वर्क करने के लिए कम टाइम लिया एंड जो कम टाइम लेता है उसकी पावर ज्यादा होती है, पर दूसरे वाले आदमी ने ज्यादा टाइम लिया तो उसकी पावर कम है। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है या धीरे हो रहा है, उसे हम पावर कहेंगे। जैसे पहले वाले ने वर्क जल्दी करा यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा था यानी उसकी पावर भी ज्यादा थी, पर दूसरा वाला धीरे धीरे काम कर रहा था यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क उसका कम था यानी उसकी पावर भी कम थी। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि हम वर्क डन को टाइम से रिलेट कर देते हैं तब वो पावर बन जाता है। तो हम वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी, W यानी वर्क डन एंड T यानी टाइम। एंड अगर हम SI यूनिट की बात करें तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वर्क डन एंड टाइम की SI यूनिट रख देते हैं तब हमें पावर की SI यूनिट मिल जाएगी। तो वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल एंड टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की SI यूनिट होगी जूल अपॉन सेकंड या जूल पर सेकंड। एंड इस जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वॉट, क्योंकि जेम्स वॉट जिन्होंने पावर के कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करा था उनके ऑनर में या उन्हें याद रखने के लिए पावर की SI यूनिट वॉट होती है। एंड अगर कोई पूछे कि एक वॉट पावर क्या होती है तो तुम्हें सिर्फ पावर के फॉर्मूले के अंदर वर्क डन एंड टाइम की SI यूनिट रखनी है। जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहाँ पर पावर है 1 वॉट, तो वर्क डन कितना होगा 1 जूल एंड टाइम भी 1 सेकंड, यानी सब 1 कर दो। वर्क डन भी 1 जूल का कर दो, टाइम भी 1 सेकंड कर दो एंड उसे डिफाइन कर देना है कि जब एक ऑब्जेक्ट 1 जूल का वर्क डन करता है 1 सेकंड के अंदर तब हम उसे कहते हैं 1 वॉट पावर। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ एक लड़की जिसका वेट है 400 न्यूटन, वेट की SI यूनिट न्यूटन ही होती है तो वेट है उसका 400 न्यूटन। वो एक 8 मीटर लंबी रोप के ऊपर क्लाइंब करती है एंड वो टाइम लेती है 20 सेकंड्स एंड हमें बतानी है पावर। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि लड़की का वेट है 400 न्यूटन। तो अब एक बात बताओ कि वो लड़की फोर्स कितनी लगाएगी ऊपर चढ़ने के लिए। वो लड़की उतना उसका वेट है उतनी तो फोर्स लगाएगी तभी वो ऊपर जा पाएगी। तो वेट या फोर्स एक ही चीज है, तो वो लड़की 400 न्यूटन की फोर्स लगाएगी एंड वो 8 मीटर लंबी रोप के ऊपर चढ़ने वाली है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 8 मीटर। एंड टाइम भी दिया हुआ 20 सेकंड्स एंड हमें बतानी है पावर।
तो पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन भी हमें निकालना पड़ेगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W की जगह हम F इंटू एस लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू एस डिवाइडेड बाई टी। तो इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज रखनी है एंड आंसर आ जाएगा। तो फोर्स है 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, टाइम है 20 सेकेंड्स। इसे कैलकुलेट करने पे तुम्हें मिलेगा 160। अब इसकी यूनिट क्या लगाओगे, याद करो वॉट, एंड यूनिट लगाना कभी मत भूलना। तो इसका आंसर हो गया 160 वॉट। तो ये 160 वॉट कह क्या रहा है, तो हमें पता है वॉट होता है जूल अपॉन सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर हम वॉट की जगह जूल डिवाइडेड बाई सेकंड लिख सकते हैं। तो ऊपर हो गया 160 जूल एंड नीचे हो गया 1 सेकंड। तो ये चीज़ ये कह रही है कि उस लड़की ने 1 सेकंड के अंदर 160 जूल वर्क करा। तो 160 वॉट का ये मतलब है। तो अगर कहीं पे 50 वॉट लिखा हुआ है तो तुम्हें ये समझ जाना है कि वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर 50 जूल वर्क कर सकता है। एंड क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि एक ऑब्जेक्ट की पावर है 50 वॉट एंड हमें बताना है कि वो 5 सेकंड के अंदर कितना वर्क कर सकता है। तो हमें पता है 50 वॉट यानी 1 सेकंड के अंदर वो 50 जूल वर्क कर सकता है। तो 5 सेकंड के अंदर कितना वर्क करेगा, तो देखो सेकंड की तरफ 5 आ गया, तो हमें जूल की तरफ भी 5 लगाना पड़ेगा। तो हम 5 को जूल की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 सेकंड्स के अंदर 50 इंटू 5 जूल वर्क करेगा, यानी 250 जूल वर्क करेगा। तो अब एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। तो एक बल्ब है जिसकी पावर है 60 वॉट। 60 वॉट यानी 60 जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड, क्योंकि वॉट होता है जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर ये बल्ब 60 जूल का वर्क कर सकता है। तो अब 1 मिनट के अंदर ये कितना वर्क करेगा, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हम सेकंड वाली साइड को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये 1 मिनट बन जाएगा। तो अब इस साइड मल्टीप्लाई करें तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस साइड भी हम 60 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 60 इंटू 60 जूल। ये 1 मिनट के अंदर 3600 जूल वर्क कर सकता है। अब एक आर की बात करते हैं। तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर हम इस 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 60 मिनट बन जाएगा, यानी कि 1 आवर। तो जब हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 1 आवर इज इक्वल टू 3600 इंटू 60 जूल। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तब तुम्हें मिलेगा 216,000 जूल। तो ये बल्ब 1 घंटे के अंदर 216,000 जूल कंज्यूम करेगा। तो ये तो बात होगी 1 घंटे की, पर हम ऑर्डिनरी बल्ब को 10 घंटे तक तो यूज करते ही हैं, तो इसके पीछे एक और जीरो लगा देते हैं। तो ये इतनी बड़ी यूनिट होगी सिर्फ एक बल्ब के लिए। घर में और भी अप्लायंसेज होते हैं, तो जब हम उन सारे अप्लायंसेज की इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो वो कितनी बड़ी डिजिट बन जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम एक एनर्जी की बड़ी यूनिट को ले लेते हैं जिसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमें पावर का एक फॉर्मूला पता है जो कि है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले के अंदर एनर्जी तो कहीं पर है ही नहीं, तो हमें एनर्जी चाहिए। एंड हमें पता है एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कोई ऑब्जेक्ट जितना काम करेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। तो एनर्जी एंड वर्क डन एक ही चीज़ है, तो हम यहाँ पर वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये टाइम एनर्जी से डिवाइड हो रहा है, तो जब ये पावर की साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। तो अब एनर्जी का हमें एक फॉर्मूला मिल गया एंड इस फॉर्मूले के अंदर हम पावर की बड़ी यूनिट एंड टाइम की बड़ी यूनिट रख देते हैं, तब हमें एनर्जी की बड़ी यूनिट मिल जाएगी, यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। तो पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, तो बड़ी यूनिट बनाने के लिए इसके साथ हम किलो जोड़ देते हैं, किलो यानी 1000 एंड उसे रिप्रेजेंट करेंगे के से। तो पावर की बड़ी यूनिट होगी किलो वॉट KW। एंड हम टाइम की बड़ी यूनिट को क्या ले सकते हैं, टाइम की बड़ी यूनिट को हम आर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा किलो वॉट इंटू आर, यानी किलो वॉट आर। तो हमें एनर्जी की कमर्शियल यूनिट मिल गई किलो वॉट आर। तो किलो वॉट आर को हम SI सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हम कन्वर्जन कर सके SI यूनिट से किलो वॉट पर आर के अंदर एंड किलो वॉट पर आर को SI यूनिट्स के अंदर। तो किलो क्या होता है 1000, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 वॉट इंटू आर। अब इस वॉट को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये वॉट पावर की SI यूनिट है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। पर टाइम की SI यूनिट क्या होती है सेकंड, तो इस आर को हमें सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा।
तो हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जो ये मिनट है इसकी जगह हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो एक आर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, 6 या 36 एंड 2 जीरोज पीछे, तो ये 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होगी। तो 1 किलोवाट आर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3600 वाट इंटू सेकेंड। तो अब 3600 एंड 1000 के भी 3 जीरोज हैं, तो इन पांचों जीरोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵5, 10⁵5 यानी 5 जीरोज हैं। एंड इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं 3.6 इंटू 10 यानी 36, 3.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁵5 वाट इंटू सेकेंड, तो ये भी सही है। तो इस 10 को मैं 5 वाली लाइन के अंदर ऐड कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁵6। पहले 5 थे, फिर 10 वाला जीरो एक और आ गया, तो ये 6 बन गया। एंड अब रुको, वॉट को हम कैसे लिखते हैं? वॉट को लिखते हैं जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो ये हो जाएगा जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। तो इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ जूल। तो 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल मिल गया। जूल यानी एनर्जी, एनर्जी वो भी ऐसे यूनिट के अंदर। तो इस चीज को तुम याद कर लेना कि 1 किलोवाट पर आवर इतने जूल्स के बराबर होता है। एंड इस 1 किलोवाट पर आवर को हम कहते हैं यूनिट, 1 यूनिट। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट्स के अंदर आता है। यूनिट यानी कि 1 किलोवाट पर आवर। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बल्ब है जो 60 वॉट पावर का है एंड वो दिन में 6 घंटे तक चलता है एंड हमें ये बताना है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है एक दिन के अंदर एंड हमें उस एनर्जी को एक्सप्रेस करना है यूनिट्स के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है जो कि है 60 वॉट। तो हमें एनर्जी को एक्सप्रेस करना है यूनिट्स के अंदर यानी किलोवाट आवर के अंदर, यानी हमें बड़ी यूनिट्स चाहिए। तो पावर की बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोवाट। एंड यहाँ पर बल्ब की पावर दी हुई है 60 वॉट, तो 60 वॉट को हम किलोवाट के अंदर चेंज करते हैं। तो 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट्स होते हैं। तो जब हम 60 वॉट को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोवाट के अंदर पावर मिल जाएगी। तो 60 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा 0.06 किलोवाट। तो पावर मिल गई हमें किलोवाट के अंदर एंड बल्ब दिन में 6 घंटे तक चलता है यानी टाइम हो गया 6 आवर। एंड एनर्जी का हमें एक फॉर्मूला पता है, पावर इनटू टाइम। तो अब तुम्हें सारी कैलकुलेशंस करनी है एंड नीचे आंसर कमेंट कर देना है। एंड जो इसका आंसर निकलेगा वो आंसर निकलेगा किलोवाट आवर के अंदर एंड उस किलोवाट आवर को तुम रिप्लेस कर देना यूनिट से, क्योंकि किलोवाट पर आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आंसर के अंदर यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यूनिट के अंदर आंसर बताओ एंड सभी को आंसर नीचे कमेंट करना है। तो ये हमारा चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर ये हम पर खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।